नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आप सबके अपने सीरीज जिसका नाम है जिला दर्शन। और उसी सीरीज में आज हम लोग बिहार के एक और खूबसूरत से जिले जिसका नाम है गोपालगंज, इसको कवर अप करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज के इस क्लास में आपको सारण डिवीजन के एक जिले जिसका नाम है गोपालगंज, इसको हम लोग देखेंगे, जिसमें आपको गोपालगंज जिले से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, कुछ इससे रिलेटेड करंट के पॉइंट और साथ ही साथ उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपको देखने को नजर आएंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से हम लोग शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग से शुरू करने के लिए वी नीड अ गोपालगंज जिला आखिर है कहाँ पे। आइए इसके लोकेशन को जरा हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो बिल्कुल स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास की शुरुआत से पहले मैं हमेशा बिहार के नक्शे को बना करके आपको समझा करके बुझा करके बताता हूं। तो जैसे मान के लेटर सपोज कि ये जो है हमारा क्या है, तो ये जो है सर हमारा बिहार का नक्शा है। अब जैसे ये जो हमारे बिहार के नक्शे, इस बिहार के नक्शे को जरा अगर आप देखते हैं, तो ये जो बिहार का नक्शा है, इस बिहार के नक्शे में यहाँ पे आपको नजर आता है सर गोपालगंज। गोपालगंज के साथ सीमा साझा करने वाला पश्चिमी चंपारण। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेगा तो सर आपको नजर आएगा पूर्वी चंपारण। यहाँ पे अगर आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे सर आपको नजर आ जाता है सारण। और एक ट्राई जंक्शन के रूप में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमको नजर आ जाता है मुजफ्फरपुर जिला भी। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नजर आएगा सीवान। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये हमारे गोपालगंज के आसपास के जिले। इसके अलावा इधर आप बढ़ेंगे तो आपको सर यूपी भी नजर आ जाता है। तो अगर हम स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करते हैं, ये है हमारा गोपालगंज। गोपालगंज को मैं रेड कलर से कर रहा हूं। इसके नीचे आप बढ़िएगा तो सर सारण है, फिर उसके बाद सिवान है, फिर यहाँ बढ़िएगा तो सर सारण है, यहाँ पे सर बढ़िएगा तो सर यहाँ पे आपको मुजफ्फरपुर नजर आएगा, यहाँ पे सर बढ़िएगा तो यहाँ पे सर आपको पश्चिमी चंपारण, और अगर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ तो यहाँ पे हमको पूर्वी चंपारण नजर आता है। आइए अब जरा इसको लेवल हम लोग कर देते हैं। तो ये सर क्या है हमारा, तो ये है हमारा आज का जिला जिसको अभी हम लोग कवर अप करने वाले हैं, गोपालगंज। गोपालगंज की सीमा अगर आप देखेंगे तो यूपी के साथ भी लग रही है। ये आपका क्या है सर, तो ये जो है सर आपका सीवान है। और ये जो एरिया है जिसको हम कहते हैं, ये हमारा क्या है सर, तो सारण है। इसके अलावा इसकी बात जब हम करते हैं तो ये हमारा मुजफ्फरपुर के रूप में नजर आ जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये सर हमारा ईस्ट चंपारण। और इसकी बात जब हम करते हैं तो ये हमारा क्या है सर, तो वेस्ट चंपारण के रूप में हमको नजर आ जाता है। तो कुल मिला जुला करके हम अगर बात करते हैं तो हमारे बिहार में के आसपास के जिलों की संख्या की बात करें तो ये सर गोपालगंज के आसपास ये जिले जो हैं आपको मौजूद नजर आ जाते हैं। अब आइए गोपालगंज से रिलेटेड कुछ और तथ्यों को जानते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट की गोपालगंज जो सर है 2 अक्टूबर 1973 को एस्टेब्लिश्ड हुआ था। सारण से अलग होकर के एक अलग जिला के रूप में एस्टेब्लिश्ड हुआ। उत्तर प्रदेश और बिहार के मतलब उत्तर प्रदेश की सीमा, उत्तर प्रदेश के राज्यों के जिलों के सीमा से घिरा हुआ है। साथ ही साथ बिहार के मोस्टली अगर हम बात करते हैं तो आपके वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में से एक आता है। यहाँ से आपको गंडक नदी क्रॉस होती हुई नजर आती है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका एग्रीकल्चर और उद्योग जो है यहाँ के एक लाइफलाइन के रूप में नजर आता है। रेतीली दोमट मिट्टी के कारण भारत के सबसे बड़े गन्ना उत्पादकों में से एक क्षेत्र के रूप में नजर आता है। हालांकि बिहार में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज बिहार के वो जिले हैं जहां पे आपको गन्ना जो है बहुत अच्छा प्रोडक्शन के रूप में नजर आता है। याद रखिएगा, बिहार का इकलौता ऐसा जिला जहां पे 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं, जो कि कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है कि बिहार का ओनली डिस्ट्रिक्ट है जहां पे महिलाओं की संख्या पुरुषों की जनसंख्या के अनुरूप हमको ज्यादा नजर आती है और रेशियो ज्यादा बेहतर नजर आता है। तो बिहार में सर्वश्रेष्ठ में से एक जो है गोपालगंज नजर आता है। इतना ही नहीं, गोपालगंज का अपना एक अलग इतिहास रहा है। प्राचीन मल्ल राज्य की सीमा और कोसल राज्य के एक अभिन्न अंग के रूप में गोपालगंज, जो हमारे 16 महाजनपद है, अकॉर्डिंग टू अंगुत्तर निकाय जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और भगवती सूत्र जो कि एक डैन टेक्स्ट है, उसके अनुसार ये हमको नजर आता है। मध्यकाल मिडावल हिस्ट्री में अफगान और मुगलों के एक ऐतिहासिक नियंत्रण का केंद्र रहता है। ब्रिटिश के समय में हुसैनपुर के महाराजा फतेह शाही की एक रियासत के रूप में गोपालगंज नजर आता है। और अगर हम मॉडर्न एरा की बात करते हैं तो 1973 में पुराने सारण जिले से अलग होकर के एक स्वतंत्र जिले के रूप में यह स्थापित होता है। इतना ही नहीं, ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट की बात करते हैं
तो गोपालगंज में मैंने आपको बताया यूपी, इस चंपारण, सिवान, सारण, यहाँ पे एक ट्राई जंक्शन के रूप में मुजफ्फरपुर में। साथ ही साथ यहाँ पे अगर तापमान की बात करते हैं तो 10 डिग्री सेल्सियस मिनिमम और मैक्सिमम 45 डिग्री सेल्सियस। वर्षा की बात जब हम लोग कर देते हैं सर, तो वर्षा यहाँ पे 129 जो है mm 129 सेंटीमीटर के रूप में आपको नजर आती है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 2033 जो है यहाँ का एवरेज एरिया है, और 65 मीटर जो है यहाँ का एक एवरेज ऑल्टीट्यूड के रूप में नजर आता है। वहीं गोपालगंज की बात जब हम करते हैं तो सर 2 अनुमंडल, 2 सब डिवीजन है, और साथ ही साथ यहाँ पे 14 जो है ब्लॉक नजर आते हैं, 234 पंचायत और 1564 जो है यहाँ पे आपको गांव नजर आते हैं। एक लोकसभा क्षेत्र है और 6 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे आपको मौजूद नजर आ जाता है। इसके अलावा यहाँ के अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे लिंगानुपात जो है 1021 जो है यहाँ पे आपका लिंगानुपात है। महिलाओं के कंपेयर में, पुरुषों के कंपेयर में यहाँ महिलाएं हमको ज्यादा नजर आती है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा बिहार का इकलौता डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे सेक्स रेशियो पॉजिटिव में है। 25,62,012 लोगों की आबादी और 1,260 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला, जहां पे ग्रोथ रेट 19% है, जो कि बिहार का सबसे लोएस्ट ग्रोथ रेट के रूप में इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, विच इज अ वेरी गुड साइन कि जो जनसंख्या विस्फोट है यहाँ सबसे कम हुआ है। जैसे मधेपुरा में सबसे ज्यादा है तो यहाँ पे सबसे कम है। बिहार में सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात जो है आपको यही नजर आता है। साक्षरता दर की भी बात अगर हम करते हैं तो ठीक ठाक, बिहार की साक्षरता दर से बेहतर, कुल साक्षरता दर भी बिहार की साक्षरता दर से बेहतर, और महिला साक्षरता दर भी आपको लगभग लगभग बराबर ही नजर आती है। बोली जाने वाली बोली हिंदी है, भोजपुरी है, उर्दू है यहाँ पे बोली जाने वाली बोली। इसके अलावा यहाँ की जो मेन इकोनॉमी है एग्रीकल्चर है। रेतीली दोमट मिट्टी होने के कारण, सैंडी लोमी सॉइल, गंडक नदी के आसपास घिरे होने के कारण यह एक अन्न के भंडार के रूप में नजर आता है, जहाँ पे गन्ना के बिहार के लीडिंग गन्ना प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट में से टॉप 3 में। साथ ही साथ धान भी यहाँ अच्छा होता है, गेहूं भी होता है, और मक्का भी यहाँ पे आपको ठीक ठाक होता हुआ नजर आता है। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू की बात जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे रजिस्टर्ड माइक्रो यूनिट 346 है, जिसमें शुगर मिल 4, जिसमें हम लोग जिसके अगर हम लोग बात करते हैं तो हरा कुआ, इसके अलावा सिदावलिया, इसके अलावा सहमुशा, ये प्राइवेट सेक्टर और एक गवर्नमेंट ओन्ड मिल है। यहाँ पे आपको हम कह सकते हैं कि मीरगंज में आपको डिस्टिलरी भी आपको नजर आता है, और वनस्पति तेल वेजिटेबल ऑयल मिल भी नजर आता है। फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ की एक प्रमुख इंडस्ट्री के रूप में नजर आता है। लकड़ी और फर्नीचर उद्योग भी बढ़ सकता है। सेवा सेक्टर की बात करते हैं तो कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ट्रांसपोर्टेशन, होटल और रेस्टोरेंट जो है यहाँ के इंपॉर्टेंट सेगमेंट के रूप में नजर आते हैं। पर्यटन और विरासत की बात जब हम लोग करते हैं तो थावे मंदिर, जो कि हथुआ महाराज का एक ऐतिहासिक महल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थावे मंदिर से बीपीएससी क्वेश्चन भी पूछा है कि कौन से जिले में है, गोपालगंज में। लकड़ी दरगाह, जो कि आपके शाह आरजनाथ का मकबरा है और औरंगजेब द्वारा स्वीकृत है। इसके अलावा दिघवा दुबौली चेरो और द्वारा निर्मित प्राचीन पुरातात्विक टीलों में से एक है। श्री पीतमपुरा पीठ की बात जब हम लोग करते हैं, पीतम्बरा पीठ की बात करते हैं तो कुचायकोट में स्थित मां बगलामुखी का शक्तिपीठ के रूप में नजर आता है। और आम्या गांव, जो कि कुशीनगर जाते समय गौतम बुद्ध का एक विश्राम स्थल था, जब वो कुशीनगर अपने अंतिम महापरिनिर्वाण की तरफ जा रहे थे तो वो जो आम्या विलेज में स्टे किए थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं भूरी श्रवण आश्रम की बात जब हम करते हैं, धुरना कुंड और गोपाल मंदिर जो है ये भी हमको यहाँ पे मौजूद नजर आता है। इतना ही नहीं, इस एरिया की बात करते हैं तो अपने आप में एक एंशिएंट हेरिटेज के रूप में नजर आता है। हाई एग्रीकल्चर और प्रोग्रेसिव डेमोग्राफी को मिलाकर के ये गोपालगंज का क्षेत्र नजर आता है। तो गोपालगंज केवल एक प्रशासनिक जिला नहीं, यह ऐतिहासिक जीवन तंत्र है, जहां समृद्धि, प्राचीन विरासत और उच्च उपज वाली कृषि, हाई एग्रीकल्चर जो है नजर हमको आता है। और साथ ही साथ यहाँ का एक प्रोग्रेसिव डेमोग्राफी जहाँ पे दिखाता है कि हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिहार जैसे क्षेत्र या भारत जैसे क्षेत्र में जहां कम हो, कितनी अच्छी बात है। और महिलाओं की संख्या हमको दिखाता है कि कितना प्रोग्रेसिव यहाँ की डेमोग्राफी है। इसके अलावा इसका अपना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, गंडक नदी और उसके आसपास के शुगर केन हब के कारण लिमिटलेस पोटेंशियल आने वाले वक्त में बहुत तेजी से उभरता हुआ जिला के रूप में ये हमको मौजूद नजर आता है। इतना ही नहीं, गोपालगंज जिले के अगर कुछ बुनियादी ढांच, प्रशासन और कानून व्यवस्था की बात करें जो अभी करंट में रहे हैं, तो आइए जरा उनको हम लोग देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में गोपालगंज में तीनों मोर्चे पर एक साथ बदलाव हो रहा है, यानी कि मॉनसून का आगमन और बुनियादी ढांचे की विफलता के कारण जो है ये कोलैप्स हुआ, जिसके कारण से वहां पे एक हम कह सकते हैं कि मॉनसून
जो इंडिकेटर टाइप से चीजें लगाई जा रही है। और गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन इस तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से और पुलिस कमान में संरचनात्मक बदलाव और स्थानीय संघर्ष भी यहाँ हमको नजर आता है। तो मानसून की देरी से शुरुआत के नहर के जल निकासी नेटवर्क की पोल खोल दी, जिसमें अभी हमने देखा कि रिलीफ फ्रॉम हीट जो है कैंपेन जो है इसको शुरू किया गया। तो 10 डे बिहाइंड शेड्यूल है, ऑब्वियस सी बात है मानसून, जिस कारण से शहर में खराब निर्माण गुणवत्ता और जलभराव का खुलासा होने के कारण इसको जो है इस कैंपेन को बेहतर किया गया। मॉडल स्तर पर अस्पताल का पतन यहाँ की एक चीज को दिखाता है, और इसी के तहत मॉडल सदर हॉस्पिटल हाल ही में 37 करोड़ की लागत से बनाया गया, जो कि इसके निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाता है, जो कि यहाँ पे करंट अफेयर्स में रहा। तो खबरों में जो रहा मैं आपको बता देता हूँ। सीएनजी संकट के लिए यहाँ पे परिवहन व्यवस्था को पूरी तरीके से ठप कर दिया, क्योंकि सीएनजी यहाँ पे शॉर्टेड है। 15 दिनों से यहाँ पे सीएनजी आ नहीं रहा था, तो उसी के अल्टरनेट के लिए ग्राउंडेड कमर्शियल व्हीकल जो है जनता के लिए भारी असुविधा का भी सामना करना पड़ रहा है। और ऑब्वियस सी बात है कि सीएनजी का याद रखिएगा कि पाइपलाइन वाला टॉपिक जो है यहाँ से खबरों में रहा है। इसके अलावा बिहार रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो 7 ब्लॉकों में सर्कल की तैनाती की गई, जो कि ऑलरेडी खाली था, और गोपालगंज सदर अस्पताल को भी एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने की यहाँ पे कोशिश जो है की जा रही है। कुल मिला जुला करके इन्वायरमेंट, गवर्नेंस और एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में गोपालगंज को आगे बेहतर करने की तरफ हम लोग बढ़ चले हैं। बाकी आइए आज का आपका क्वेश्चन है, थावे महोत्सव 2023 में ऑर्गेनाइज किया गया था कहां पे? तो सर जहां पे थावे मंदिर है। थावे मंदिर सर कहां पे है सर? तो थावे मंदिर जो है गोपालगंज में है, तो वहीं पे महोत्सव होगा। इस ऑप्शन में गोपालगंज नहीं है, तो नन ऑफ द एबव जो है हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अकॉर्डिंग 2011 सेंसस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार आर फीमेल मोर देन अ मेल? तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा सर? तो गोपालगंज जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो 73rd बच्चों की तैयारी करने वाले 73rd बीपीएससी और 74th बीपीएससी बीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये अच्छा मौका है। क्योंकि आप अगर हमारे पेड बैच में आते हैं तो हमारे पेड बैच में आपको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस के साथ साथ इंडिविजुअल मेंटरशिप बाय मेंटर्स मिल जाता है। अब 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस का मतलब क्या हुआ? जैसे मान के चले कि हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया चंपारण, तो चंपारण टॉपिक को पढ़ाने के बाद आपको मेंटर उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू करा देगा। उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों को अच्छे से आपको बनवा देगा। उन क्वेश्चन से रिलेटेड मेंस का जो क्वेश्चन होगा उस मेंस के क्वेश्चन को अगर हम बात करते हैं तो आपको सैंपल आंसर देगा, उसको आप देख के लिखेंगे। उसके बाद हम अगर बात करते हैं तो इन सारे पहलुओं को देखते हुए, समझते हुए और ले जाते हुए कहीं ना कहीं जो है हम बेहतर तरीके से आगे लेकर के बढ़ेंगे। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि प्रीलिम्स, मेंस दोनों का आपका टॉपिक तैयार होगा, और उस दोनों के टॉपिक का जब तैयार होगा इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम 900 प्लस टॉपिक और 35,000 प्लस कीवर्ड्स को बेहतर तरीके से करेंगे। इंडिविजुअल मेंटरशिप बाय मेंटर्स आपको मिलता है, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच भी आपको मिलता है। लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी यहाँ मिलता है, साथ ही साथ डेडिकेटेड 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच, डेडिकेटेड 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज, और 8 किताबों का सेट इंग्लिश मीडियम में और 20 किताबों का सेट हिंदी मीडियम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। 51 एमसीक्यू प्रैक्टिस, एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड वैलिडिटी आपके इसके 4 साल की, ये आपको मिल जाता है। इसके अलावा आपको मेरा मेंटरशिप हैंड रिटेन नोट्स मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अगर प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपके प्रीलिम्स के बाद आपका फी जो है फुल्ली रिफंड हो जाता है। तो मेरे भाई अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो आप स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपका सहूलियत हो वहां पे आप चले जाएंगे। वहां पे जाने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे आप जाने के बाद क्या करेंगे मेरे भाई? तो सिंपल सा आप जाएंगे स्टेट पीसीएस में। स्टेट पीसीएस में आप बिहार पे जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद देखिए इस बिहार पीसीएस का नया बैच है, 6 तारीख से आ रहा है, इसमें आप जाएंगे। इसमें जाने के बाद आप सीधा बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आपके समझ कोड होगा, कोड आप लगाएंगे ADILIVE, आदि लाइव कोड आप लगाएंगे। और आदि लाइव कोड लगा के यहाँ पे आप लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश में से कोई लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे, और उस लैंग्वेज के साथ आपको ये बैच जो है मिल जाएगा। याद रखिएगा कोड आपको यहाँ पे क्या लगाना है मेरे भाई? तो कोड आपको यहाँ पे लगा देना है आदि लाइव। याद रखना है कोड हमेशा आदि लाइव ही लगाएंगे, तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। फी अभी आपको 17,000, आदि लाइव यहाँ पे कोड लगाएंगे। फी अभी आपको दिख रहा होगा कितना सर? तो फी आपको अभी 17,999 दिख रहा होगा। तो चिंता मत कीजिए, ये फी आपको दिख रहा है। आप हमको डायरेक्टली क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा 87898473
7319 पे। इस नंबर पे हमको आपको डायरेक्टली व्हाट्सअप कर दीजिएगा 8789847319 पे। ये हम आपको 14,000 में दिलवा देंगे। तो सीधा आप हमको व्हाट्सअप कीजिएगा 878984 पे और बोल दीजिएगा कि सर हमको 73rd या 74th बीपीएससी के लिए तैयारी करना है। इनकेस अगर स्टडी आई क्यू से कॉल आए तो भी बोल दीजिएगा आपको आदित्य आपका ही मेंटरशिप चाहिए और आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, क्योंकि आप नहीं अगर बोलेंगे तो फिर आपको मेरे मेंटरशिप में इस टाइप का जो हैंड रिटेन नोट हर टॉपिक का जो हम आपको प्रोवाइड कराते हो कैसे हम प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो क्लियर कर आपको बता देखिए आदि लाइव मेंटरशिप में आपको हर टॉपिक का आप देखिए हैंड रिटेन नोट्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आप देख लीजिए ध्यान से, तो आप समझ में आएगा कि देखिए देख रहे हैं हर टॉपिक का आपको हैंड रिटेन नोट्स है, पॉलिटी का, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ये सब कुछ हम प्रोवाइड कराते हैं। तो सीधा सीधा आप एक काम कीजिएगा, हमको सीधा सीधा हमको इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा 8789847319 पे। ठीक है, तो बाकी चलिए उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, सेशन को आपने अच्छे से एंजॉय किया हो, बहुत कुछ जानने सीखने बुझने को मिला हो। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइन दिस सेशन।